शुरुआत करेंगे आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। जब भी हमारे दिमाग में वेस्टर्न वर्ल्ड आता है, वेस्टर्न नाम जब भी आता है, तो हम सीधा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की तरफ चले जाते हैं, या फिर हम सोचने लगते हैं कि यूरोप की वेस्टर्न कंट्रीज जैसे जर्मनी हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब। लेकिन अगर एंशियंट फिलॉसफी की अगर बात करें ना, तो इसका मायना जो है थोड़ा सा वो बदल जाता है। अगर एंशियंट फिलॉसफी में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में अगर हम जाएं, तो वेस्ट वर्ल्ड जो है ना, वो सिर्फ डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं रह गया। अब उसके मायने थोड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंशियंट वर्ल्ड में जाए, ना केवल एंशियंट वर्ल्ड में, इनफैक्ट आज की भी अगर बात करें ना, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को हम कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज से जोड़ के देखते हैं। वो कंट्रीज हैं भी डेवलप्ड, डेमोक्रेसीज हैं ज्यादातर कंट्रीज में, और डेवलप्ड है, कैपिटलिज्म है। तो वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो डेवलप्ड कंसिडर की जाती है आज भी, है भी, ठीक है। हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो यूनिट हमारी है, वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। हम इस टॉपिक को, हम इस यूनिट को पूरा कवर करेंगे। हमें इसमें पढ़ना होता है प्लेटो टू मार्क्स, यूजली बोला जाता है। उससे आगे भी हम ग्रामशी को भी पढ़ते हैं, हम हन्ना एरेंट को भी पढ़ते हैं, हम उसके आगे रोजा लग्जमबर्ग, लेनिन, इन सब लोगों को भी पढ़ते हैं। बट यूजली प्लेटो टू मार्क्स ऐसा बोला जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के यूनिट। जब यूजीसी नेट और यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए भी जब हम बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न यूनिट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम प्लेटो टू मार्क्स हम पढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम शुरू करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। प्लेटो से शुरू होती है, बिकॉज प्लेटो इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, नॉट सोक्रेटिस। सोक्रेटिस को बोला जाता है फादर ऑफ फिलॉसफी, और प्लेटो को बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो जब हम पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, प्लेटो के बारे में हम जान रहे हैं, तो हमें उस समय के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। और क्या मतलब एथेंस में क्या सिचुएशन थी, एंशियंट ग्रीक वर्ल्ड में क्या मतलब, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का सामाजिक ढांचा कैसा था, वहाँ का आर्थिक ताना बाना, राजनीति कैसी थी, कौन सा सिस्टम था पॉलिटिक्स में, क्या डेमोक्रेसी थी, क्या टायरेनी थी, क्या ओलिगार्की था, क्या था वहाँ पे। क्योंकि किसी भी, कोई भी पॉलिटिकल थिंकर हो, उसके ऊपर उसके समय का अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। इट इज डेफिनेट। कोई भी पॉलिटिकल फिलोसफर जो होता है वो अपने समय का शिष्य होता है, ऐसा माना जाता है। और ये बात सही भी है, ये एकदम सही बात है, वो अपने समय का शिष्य होता है। जब हम प्लेटो की बात कर रहे हैं, प्लेटो का जन्म जो होता है वो ग्रीस में होता है, एथेंस में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम जब वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में जब हम प्लेटो को जब हम कवर करेंगे, तो हम एक कंटेंट देख लेते हैं, हमें किस किस टॉपिक्स पे एक्चुअली बात करना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई हम पढ़े क्या प्लेटो। क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन में 70-80 साल के जीवन में काफी कुछ करता है। वो कहीं जाता है, कहीं आता है, किसी से बात करता है, किसी से नहीं करता, क्या करता है क्या नहीं करता। हमें हर चीज को तो हम उसको नहीं जान सकते, ना पहचान सकते। हमें जरूरत होती है उसकी थ्योरीज को पढ़ने की, उसके विचारों को, उसके ओपिनियंस को, उसके बिलीव्स, उसने क्या राइटिंग्स उसकी हैं। तो वो सब उससे हमारा मतलब होता है एज ए स्टूडेंट टू। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के सिलेबस में प्लेटो चैप्टर है, तो आपको सिलेबस के परिधि में रह के ही सोचना है और पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं कंटेंट हमारा क्या होने वाला है यहाँ। कंटेंट में हम जब बात करें, सबसे पहले ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन रहेगा प्लेटो का ही, तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आता है, टॉपिक कह लो, एक इम्पॉर्टेंट फिगर्स जो होती हैं, ये सोफिस्ट होते हैं ये लोग, इनके बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। कौन थे सोफिस्ट, इनका क्या प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा, क्या ये प्लेटो के राइवल थे, क्या ये उसके एनिमी थे, या फिर ये उसके दोस्त थे। सोक्रेटिस प्लेटो के मेंटर हैं, इनके गुरु, द फादर ऑफ फिलोसफी। सोक्रेटिस के बारे में हम जब अभी इसको शुरू करेंगे, अभी हम इस अध्याय को, तो मैं शुरू जो है वो सोक्रेटिस से ही करूंगा। क्योंकि बिना सोक्रेटिस को थोड़ा बहुत जाने, हालांकि सोक्रेटिस आप लोगों की यूजीसी नेट के सिलेबस में है नहीं, ना यूपीएससी सिविल सर्विस में। हमारे सिलेबस में जो है वो प्लेटो है, बट हमें सोक्रेटिस पढ़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम मार्क्स को पढ़ेंगे, तो मार्क्स से पहले हमें डेफिनेटली हेगल को पढ़ना पड़ता है, बट हेगल हमारे सिलेबस में भी है, सोक्रेटिस सिलेबस में नहीं है, बट हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें प्लेटो को जानना है तो सोक्रेटिस को भी जानना पड़ेगा। उसके बाद प्लेटो का टाइम क्या था, प्लेटो के वर्क्स, उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स, उनकी जो राइटिंग्स है, रिपब्लिक है, ऑन लॉज है, और कई सारी किताबें हैं।
उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, सोक्रेटिस का उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, उनके गुरु सोक्रेटिस का उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, ये भी हमें जानना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट थ्योरीज प्लेटो देते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं वो, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, मतलब उनके वो बताते हैं कि न्याय एक्चुअल में है क्या, क्या है ये न्याय। अगर मैं अभी आपसे पूछ लूं तो कि भाई न्याय क्या है, तो सभी लोग अपनी अलग 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 डेफिनेशंस बताएंगे। कि यूजली जब भी जस्टिस वर्ड हमारे दिमाग में आता है, जनरली हमारे यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड हमारे पिक्चर जो है एक छप जाती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, और काला कोट पहने लॉयर्स एंड जज साहब हमारे दिमाग में। बट न्याय का जो दायरा है वो ये भी न्याय है, ये जो हमारे दिमाग में पिक्चर छपती है, बट ये उसके लीगल फॉर्म्स है। ये लीगल कंटेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो है। प्लेटो जिस न्याय की बात कर रहे हैं वो बहुत वाइड कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। उसके बाद एजुकेशन पे उन्होंने बहुत कुछ बोला। एजुकेशन के बारे में वो क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली वो एजुकेशन को ही मानते हैं। थ्योरी ऑफ आइडियाज उन्होंने दिया। ये एक बड़ा कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स, बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल एक जो वो आइडिया अपना देके गए, आज भी क्रिटिसाइज होता है। हालांकि अपने आप में उन्होंने जो अब इसके तर्क जो दिए वो मैं बताऊंगा आपको। और उन्होंने जो है कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स का जो एक अपनी थ्योरी दी, क्रिटिसाइज होते हैं, आज भी होते हैं, बट इसका अपना एक अलग महत्व। उन्होंने ऐसा क्यों बोला ये हम जानेंगे, जरूर जानेंगे। आइडियल स्टेट की फिर वो बात करते हैं एट लास्ट, और वो आइडियल स्टेट बनेगी। आइडियल स्टेट से मतलब है कि आइडियल स्टेट क्या हो सकती है, एक यूनिवर्सल वो बताते हैं। वो एक यूनिवर्सल व्यवस्था की एक बात करते हैं कि क्या आइडियल स्टेट हो सकता है। तो आइडियल स्टेट बनेगी कब, जब वहां पे फिलोसफर किंग होगा। कोई भी व्यक्ति क्रिटिसिज्म से परे नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति, आजकल तो मतलब भगवान पे ही क्रिटिसाइज होते हैं। तो प्लेटो बेशक एक महान दार्शनिक थे, बट थे तो वो इंसान, तो क्रिटिसाइज तो वो भी होते हैं। एक पॉइंट तो हमें हमें अभी यही दिख गया, कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स। ये सीधा सीधा अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानकार जो बच्चे हैं, अगर वो थोड़ा बहुत भी कम्युनिज्म का मतलब जानते हैं, तो इस ये जो कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स जो ये जो लाइन लिखी है, जो सेंटेंस लिखा है, इसी के बेस पे वो प्लेटो को क्रिटिसाइज करना चालू कर दें। क्रिटिसिज्म से परे बामुश्किल कोई होता है आज के दौर में। और फिर उसका क्रिटिसिज्म देखेंगे हम प्लेटो का, और फिर लास्ट में उसको हम कंक्लूड करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं प्लेटो को। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन अगर देखें प्लेटो का, कहाँ उनका जन्म हुआ, ये आप देख सकते हैं एंशिएंट ग्रीक, एक पिक्चर है। इनका जन्म जो होता है 427 बीसी, 427 बीसी में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, एंशियंट ग्रीक, यानी कि आज का जो ग्रीक है, मतलब एंशियंट ग्रीक में इनका जन्म होता है, यूनान में। इनकी एक और पहचान जो है, प्लेटो मतलब ये खुद बहुत बड़े दार्शनिक हैं, लेकिन इनके बड़े दार्शनिक होने के पीछे इनके अपने विचार तो हैं ही, लेकिन एक और पहचान इनकी है कि सोक्रेटिस के शिष्य हैं। और सोक्रेटिस के प्रभाव में ही मतलब इनका जो ओपिनियंस जो इतना ज्यादा शेप लेने लगे, इनके आइडियाज इतना ज्यादा शेप लेने लगे, उसमें एक बहुत बड़ा जो प्रभाव था वो सोक्रेटिस का था। और इनकी दूसरी पहचान है कि वो एरिस्टोटल के टीचर हैं। तो एक चेन है कि सोक्रेटिस है सबसे पहले, उनके शिष्य हैं फिर प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य हैं एरिस्टोटल। प्लेटो के शिष्य कौन है, एरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य हैं। अच्छा, इनका जो नाम था वो प्लेटो इनका नाम नहीं है, इनका नाम जो है एरिस्टोक्रीस। जब ये पैदा हुए, अच्छी खासी वेल्दी फैमिली में पैदा हुए, और इनका नाम है एरिस्टोक्रीस। ये जन्म से ही मतलब बहुत हष्ट पुष्ट और बहुत स्मार्ट, बहुत टॉल, इस तरीके से बहुत स्मार्ट दिखने वाले व्यक्ति थे। बहुत चौड़े इनके कंधे थे, इसी वजह से इनको जो नाम मिला वो प्लेटो। प्लेटो का जो वर्ड है ना, प्लेटो, उसका मीनिंग होता है चौड़े कंधे वाला व्यक्ति। चौड़े, किसी ग्रीक लैंग्वेज में उसका मतलब होता है जिसके कंधे बहुत चौड़े हों। प्लेटो के वो चौड़े कंधे थे, इसलिए इनको जो है ना ये उपनाम दिया गया है प्लेटो। इनका नाम तो था एरिस्टोक्रीज सॉरी, इनके पिताजी ने जो इनको नाम दिया वो एरिस्टोक्रीज था। तो इनकी एक पहचान ये इनका जन्म होता है कि भाई एंशिएंट ग्रीक में इनका जन्म होता है। सोक्रेटिस के ये स्टूडेंट हैं और एरिस्टोटल के ये टीचर हैं। इन्होंने एक अकेडमी फाउंड करी, अकेडमी जिसको आज अकेडमी यानी कि यूनिवर्सिटी एक फाउंड करी इन्होंने।
एक इन्होंने यूनिवर्सिटी फाउंड की और उसका नाम था अकेडमी। आज जिसको मतलब हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के या फिर इंस्टीट्यूट्स के किसी भी मतलब कोचिंग अकेडमी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम भी रख दिए जाते हैं अकेडमी के नाम पे। एक्चुअली वो अकेडमी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी या फिर कोई ऐसा प्लेस, गुरुकुल जिसको हम बोल सकते हैं ना, भले गुरुकुल की तरह का, उसको अकेडमी बोला जाता था। तो प्लेटो ने अकेडमी की फाउंडेशन डाली। अकेडमी इन्होंने सबसे पहली यूनिवर्सिटी ग्रीस में खोली थी। उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, एक रिपब्लिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, एक ऑन लॉज भी है, और द स्टेट्समैन, ये प्रमुख वर्क है उनके। सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिपब्लिक है। इसी में उनकी सारे मतलब जो सार, एक तरीके से देखा जाए तो मिलता है, उनकी सारी फिलॉसफी का, उनके सारे आइडियाज का सार जो है हमें रिपब्लिक में ज्यादातर देखने को मिलता है। जब प्लेटो का इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि भाई एंशियंट ग्रीक में ये पैदा हुए, तो कोई भी थिंकर, जैसा भी मैंने बोला, वो अपने समय का बच्चा होता है। तो प्लेटो भी अपने समय के बच्चे थे, यानी कि अब समय का शिष्य होना या बच्चा होना, तो वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखते हैं, उससे वो प्रभावित होते हैं। वो पॉजिटिवली भी प्रभावित हो सकते हैं, वो नेगेटिवली उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं सोसाइटी को, और वो उसको एडमायर भी कर सकते हैं। प्लेटो के केस में क्या है, तो यानी कि हमें उस समय के एथेंस के बारे में, ग्रीस की कैपिटल थी एथेंस, तो उस समय के एथेंस के बारे में हमें थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि वो एथेंस की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, वहां की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशंस ही जो होंगी ना, वो ही प्लेटो को इन्फ्लुएंस करेंगी, मोटिवेट भी कर सकते हैं नेगेटिवली, पॉजिटिवली, और उनके ओपिनियंस जो है वहीं से जो है जनरेट होंगे। तो एथेंस में एक्चुअली था क्या, एथेंस बहुत बड़ा, सबसे एकदम कह सकते हैं कि जिस, जैसे हमारे उस दौर में, अगर ठीक इसी दौर में अगर भारत में बात करें, भगवान बुद्ध के आसपास का समय है ये, है ना, भगवान बुद्ध से थोड़े मतलब 100 साल बाद की बात है ये। तो उस समय हमारे देश में क्या होता था, मगध एक बहुत बड़ा राज्य होता था, महाजनपद जिसको बोलते हैं। जिस तरीके से मगध यहाँ पे बहुत पावरफुल था ना, ठीक ऐसे ही लगा लो कि एथेंस वहां पे पॉलिटिकली बहुत हाई डेवलप्ड और इकोनॉमिकली मतलब सब कुछ ठीक था वहां पे। लेकिन कुछ टर्मोइल हुआ वहां पे ना, जिसने प्लेटो को पुश करा सोचने पे, विचारने पे, अपने खुद के आइडियाज और व्यवस्था में चेंज लाने के लिए। उसके दिमाग की पत्ती थोड़ी चली, उसको लगा कि भाई कुछ गलत हो रहा है और मेरे को कुछ आवाज उठानी चाहिए, यानी कि वो गलत हो क्या रहा है, जानते हैं थोड़ा। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जब हम प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स तो सोफिस्ट हैं, पहले उनको तो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं सोक्रेटिस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है प्लेटो से पहले, क्योंकि इनके शिष्य थे, इन्हीं का जो है प्रभाव प्लेटो के ऊपर है। सोक्रेटिस का जन्म होता है 470 बीसीई में, एथेंस में ही, ग्रीस में ही इनका जन्म होता है। और ये जो थे टीचर थे। सोक्रेटिस ने कभी कोई राइटिंग्स, इनकी कोई किताब नहीं है। अगर आपको सोक्रेटिस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगाना है, नाम तो डेफिनेटली लगभग सभी बच्चों ने सुना हो, थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया लगाना है सोक्रेटिस के बारे में, तो ये लगभग लगभग वही पर्सनैलिटी है जैसे हमारे देश में संत कबीर रहे हैं। संत कबीर को हम किस लिए जाने जाते हैं, हम संत कबीर को हम किस लिए जानते हैं? ऐसा बोला जाता है कि तलवार की धार से तो बच जाएंगे, लेकिन कबीर वाणी से कैसे बचे। कबीर के जो कटाक्ष होते थे, यानी कि सच बोलते थे वो, बिना डरे, एकदम कटु सत्य, बिना किसी, बिना साम्राज्यों के डर के, बिना उस समय जो दिल्ली सल्तनत थी उसके महान शासकों के डर के, बिना उस समय की जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था थी या फिर मुल्ला मौलवियों का जो परचम था, इन सबसे बिना डरे सच बोलते थे। आडंबरों को जो जो भी थे मतलब कर्मकांड, उनकी वो आलोचना करते थे। और जितने भी मतलब अंधविश्वास है उसको तोड़ने की, समाज की जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ वो बोलते थे और सच बोलते थे। जिस तरीके से कबीर ने कभी कुछ लिखा नहीं, उसी तरीके से सोक्रेटिस ने भी कभी कुछ लिखा नहीं। लेकिन आज इन लोगों के ऊपर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी भी होती है।
फॉर्मल एजुकेशन कभी गेन नहीं करी संत कबीर ने, सोक्रेटिस ने भी कोई फॉर्मल एजुकेशन कभी गेन नहीं करी। मूर्तिकार थे ये, मूर्तियां बनाते थे। संत कबीर हमारे यहाँ जैसे कपड़ा बुनने का काम करते थे, बुनकर थे। सोक्रेटिस जो थे वो मूर्तिकार थे। इनके फादर जो थे मतलब पॉट मेकिंग के बिजनेस में थे। बिजनेस तो नहीं कह सकते, हाँ छोटा मोटा काम जरूर था। तो मूर्तियां बनाते थे। तो फॉर्मल एजुकेशन इन्होंने नहीं गेन करी, ठीक उसी तरह जैसे संत कबीर ने। तो ऐसा व्यक्ति जो मतलब इनके मतलब 2000 साल बाद जो काम मतलब संत कबीर ने करा, सोक्रेटिस वो कर रहे थे 2000 साल पहले। क्या कर रहे थे सोक्रेटिस? सोक्रेटिस कर रहे थे मतलब एंशियंट ग्रीक सोसाइटी में जो मतलब वहां के जो अंधविश्वास जो फैला हुआ था सोसाइटी में, उसको मतलब अंधविश्वास के खिलाफ आवाज ये उठाते थे, सच बोलते थे। ये व्यवस्था में जो दोष जारी थे उनके खिलाफ ये बोलते थे। और ये इनको भारी पड़ा, और इनको उसका ये हुआ कि इनको सच बोलने की इनको सजा मिली। हेमलॉक इनको हेमलॉक यानी कि जहर, इनको एक तरीके का जहर होता है हेमलॉक, वो इनको पीना पड़ा। इनको मतलब दंड दिया गया, सच बोलने का दंड सोक्रेटिस ने अपने जीवन में पाया, मौत की सजा, सच बोलने का दंड। सोक्रेटिस का मानना क्या था? सोक्रेटिस थोड़ा सा और हम डीप थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सोक्रेटिस सच की खोज करना चाहते थे। सत्य की खोज हो कैसे? तो उनका एक इंपॉर्टेंट मेथड था, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, एक उनका मतलब एक तरीका था सत्य की खोज करने का, सत्य तक पहुंचने का। उसको बोलते थे डायलेक्टिक्स, डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिकल मेथड बोलते थे सोक्रेटिस उसको, यानी कि डायलेक्टिकल मेथड, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होना कुछ नहीं, यानी कि क्वेश्चन आंसर करना, डिबेट, काइंड ऑफ डिबेट, ए हेल्दी कॉन्वर्जेशन। अगर आपने मेरे से कोई, अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन करा, तो या तो आप मेरे से एग्री कर गए या फिर डिसएग्री कर गए। डिसएग्री कर गए तो आप मेरे से क्वेश्चन करो, तो आप मेरे से क्वेश्चन करोगे, काउंटर क्वेश्चन, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, फिर आप उसका जवाब दोगे, फिर मैं उसको, यानी कि एक तरीके से। और जब तक सच तक नहीं पहुंच जाते, ये प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा। इसे ये प्रोसेस जब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच, सच तक पहुंचने का एक यही रास्ता है सोक्रेटिस के अनुसार, डायलेक्टिकल मेथड वो बोलते हैं। इसको बोला जाता है क्या? डायलेक्टिकल मेथड। अब उन्होंने, सोक्रेटिस ने कभी मतलब कोई राइटिंग उनकी नहीं है। अब एक इसका बड़ा एक एग्जांपल है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज करेज, यानी कि हिम्मत क्या है, साहस क्या है? तो आपने मुझे बोला कि सर साहस तो है कि हम बहादुरी से लड़ें और बिना डर के, और हम कहीं पे भी मतलब दुश्मन के ऊपर अटैक कर दें, हमला कर दें, ये साहस है, ये साहस है, ठीक है। सोक्रेटिस कहते हैं कि यही हम गलती कर देते हैं कि हमारा अधूरा ज्ञान है। साहस ये नहीं हो सकता है सामने वाले की सेना हमसे ज्यादा पावरफुल हो, सामने वाला हमसे ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट हो, तो उस वक्त जरूरत क्या है कि हम 2 कदम पीछे हट जाए। तो ये पीछे हटना, उस वक्त ये पीछे हटना भी साहस है। तो यहाँ पे उसका सामने वाले का काउंटर, तो मतलब वो तो नीचे आ गया, फिर वो मेरे को काउंटर करेगा। हम इस तरीके से मतलब, यानी कि सोक्रेटिस कहना क्या चाह रहे हैं कि हम जो एकदम से जो बोल देते हैं ना, और हमारा जो ज्ञान होता है वो सतही है, ऊपर ऊपर से है। अधूरा भी नहीं कहेंगे उसको, सतही ज्ञान है वो उसके आधार बिल्कुल खोखला है। ऊपर ऊपर से हम चीजों को देखते हैं और उसी को सच मान लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। सत्य को खोजना पड़ता है, और वो खोज कैसे होगी? हम डायलेक्टिकल मेथड के जरिए, हेल्दी डिबेट जिसको बोलते हैं ना, उसके जरिए हम सत्य की खोज तक जाएंगे। ये डायलेक्टिकल मेथड अडॉप्ट करते हैं कौन? प्लेटो अडॉप्ट करते हैं। सोक्रेटिस ने तो कभी कोई राइटिंग्स की नहीं, प्लेटो अपने जीवन में ये डायलेक्टिकल मेथड अडॉप्ट करते हैं। अब ये सोक्रेटिस जो है, ये सच बोलने के लिए, क्योंकि इन्होंने उस समय की ग्रीक जो सोसाइटी थे और वहां की जो सरकारें जो चल रही थी, वहां पे डेमोक्रेसी थी उस वक्त वहां क्या था? डेमोक्रेटिक सेटअप था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इन्होंने जो है वहां क्वेश्चंस करना चालू करे, और आडंबरों पे चोट मारी, मतलब जो कर्म कांड होते थे, मतलब जो अंधविश्वास था, इन सब चीजों पे सरकार के खिलाफ जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ बोलना चालू करा। लोगों को मतलब एजुकेट, यंग बच्चों को मतलब एजुकेट करना चालू करा। अब इनके प्रभाव में आ गए, बच्चे एजुकेट हो गए, तो कहीं ना कहीं फिर रेबेलियन का चांसेस बनता है।
तो सोक्रेटिस को सजा, सोक्रेटिस पे ये आरोप लगाए गए कि सोक्रेटिस जो है वो बच्चों को, यंग माइंड्स को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं, बच्चे इनसे मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, रिबेल हो सकता है, बगावत हो सकती है इनको, कि हर हर वो व्यक्ति जो जारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको देशद्रोही बोला जाए। ये इतिहास आज, ये कोई बहुत नई बात नहीं है, ये सदियों पुरानी परंपरा है। उसको देशद्रोही, पाखंडी और पता नहीं क्या क्या बोला जाएगा, झूठा, मक्कार, इस तरीके से अलग अलग शब्दों से जो जारी व्यवस्था के खिलाफ जिसने आवाज उठा दी सरकार के खिलाफ, तो वो राज्य की जो सरकार होगी ना, शासन जो होगा, उसको देशद्रोही करार दे देगा। इनको भी मतलब सजा सुनाई गई, सच बोलने की इनको सजा सुनाई गई। क्या इनको उस समय मौत की सजा जो होती थी, मतलब कोई फांसी वगैरह का ज्यादा सीन तो था नहीं, जहर दे दिया जाता था, वो जहर हेमलॉक बोलते थे उसको। तो सोक्रेटिस हम कह सकते हैं वाज लाइक ए डिटेक्टिव ऑफ ट्रूथ एंड प्लेटो कैरिड हिज टॉर्च। सत्य की खोज करने वाले थे वो, एक जासूस जैसे खोज करता है ना सच की, ऐसे ही सोक्रेटिस जो थे ना, वो एक सच की खोज करने वाले एक जासूस थे, और प्लेटो उनकी टॉर्च कैरी करते थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके आगे 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 चलते। तो ये थोड़ा बहुत हमने आपको सोक्रेटिस के बारे में बताया, अब थोड़ा आप कनेक्ट कर पाओगे। उस समय चलते हैं थोड़ा अब ग्रीक में, एंशिएंट ग्रीस में सोफिस्ट होते थे। कौन थे ये सोफिस्ट? ये जो सोफिस्ट थे ना, ये ट्रैवलिंग टीचर थे, वो टॉट रेटोरिक, यानी कि हाउ टू आर्ग्यू वेल। ये सोफिस्ट के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज्ञानी लोग होते थे, इसमें नो डाउट। ऐसा सोक्रेटिस ने भी माना, प्लेटो ने भी माना, ये बहुत ज्ञानी इंटेलेक्चुअल लोग होते थे। लेकिन ये बाहर से आए हुए इमिग्रेंट थे, ये ग्रीस के नहीं थे, बाहर से आए हुए थे, और बहुत ज्ञानी लोग होते थे। लेकिन ये जो थे अपना ज्ञान बेचते थे, ये अपना ज्ञान बेचते थे, यानी कि पैसा लिया और बड़े बड़े राजशाही परिवारों के बच्चों को पढ़ाया, उनको रेटोरिक्स सिखाया, अपनी बात को ऊपर रखने के तरीके, डिबेट्स करना, आर्गुमेंट्स करना, ये सब। और किसी भी, और इनका मानना जो था, ये जो सोफिस्ट थे ना, इनका मानना था कि जो दिख रहा है ना वही सच है, जो हमारे सामने है। इस हिसाब से तो इनका जो ज्ञान हो गया फिर वो सतही हो गया सोक्रेटिस के अनुसार। सोक्रेटिस का यही तो मानना था कि जो हमें इंसान जो ऊपर ऊपर से दिखता है उसको ही सच मान लेता है। ये इस बात में बड़े फर्म थे कि जो सामने चीज वही सच है, यानी कि आई नीड मनी, मुझे पैसा चाहिए अपनी भूख मिटाने के लिए, और अच्छी मतलब थोड़ा लाइफस्टाइल अपना सुधारने के लिए, ये सब काम करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, और इस पैसे में ही सुख है। सोफिस्टों का बड़ा क्लियर ऐसा मानना था। ये बड़ी प्रैक्टिकल थॉट है इसका मतलब। सोफिस्ट क्या थे अपने आप में, नेचर में बड़े प्रैक्टिकल थे, कि जो दिख रहा है सामने वही सच है। ये बहुत ज्यादा डीप जाने का ऐसा इनका कुछ नहीं होता था सोक्रेटिस की तरह। और ये बच्चों को उस समय, स्टूडेंट्स को यही सब सिखाते थे कि आर्ग्यू कैसे वेल करें, अपनी बात को कैसे किसी से मनवाएं, जो भी है। और जो हमें सामने दिख रहा है, अभी हमें किस चीज की जरूरत है, अगर मेरे को मतलब भूख लग रही है, तो इस हिसाब से तो मतलब फिलॉसफी पेट तो नहीं भर सकती ना। अपने आप में सोफिस्ट का भी बड़ा सही मानना, ये प्रैक्टिकल अपने आप में बात कर रहे हैं, और प्रैक्टिकलिटी से चलती है दुनिया। बट ये ऐसा इनका था, और सोक्रेटिस ने इनको क्रिटिसाइज करा, क्रिटिसाइज नहीं, सोक्रेटिस ने क्रिटिसाइज ही नहीं, मतलब इनको तर्कों में इनको हराया, इनको तर्कों के साथ इनको डिस्ट्रॉय करा सोक्रेटिस ने। ये जो बिलीव करते थे ना, ट्रूथ एंड मोरालिटी डिपेंड ऑन पर्सनल ओपिनियंस है, ये सब प्लेटो ने क्रिटिसाइज करा सोफिस्ट को। सोफिस्ट आपको पता लगा कि ये ट्रेवलर्स थे जो बाहर से आए थे, इमिग्रेंट्स, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे, बहुत क्वालिफाइड लोग थे, पढ़े लिखे समझदार लोग थे। बट इनका मानना था कि पैसा जो है मैटेरियलिस्टिक थे एक तरीके से। तो जो मैटेरियलिस्टिक होगा वो क्या होगा, जो मैटेरियलिस्टिक होगा वही रियलिस्ट होगा। और प्लेटो और सोक्रेटिस दोनों इनको क्रिटिसाइज करते थे, इनका, इनके आर्गुमेंट्स में कोई इनका ज्यादा मानना नहीं था, इनको क्रिटिसाइज करते थे। तो प्लेटो और सोक्रेटिस थे आइडियलिस्ट, वो कल्पनाओं में जीते थे, कल्पनाओं की बहुत बड़ी बड़ी बातें कि ऐसा होना चाहिए। सिंपल क्रिटिस, सिंपल एक कैटेगराइज कर लो आप, डिफरेंशिएट करना सीख लो कि आइडियलिस्ट वो होगा जो ये सोचेगा कि क्या होना चाहिए,
कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और जो रियलिस्ट होगा कि क्या है, अभी की बात करेंगे वो ये क्या है ना, सिंपल। तो ये जो थे रियलिस्ट थे, सोफिस्ट जो थे रियलिस्ट थे, इनको क्रिटिसाइज करते थे, प्लेटो सोक्रेटिस दोनों गुरु शिष्य इनको क्रिटिसाइज करते थे, वो बहुत बड़ा बड़ा सोचते थे, फिलोसॉफिकल बातें करते थे बड़ी बड़ी, तो वो अपने आप में क्या थे, वो आइडियलिस्ट थे। तो सोफिस्ट वर लाइक डिबेट कोचेस थे एक तरीके से, अगर हम सिंपल देखें, सिंपल लैंग्वेज में डिबेट कोचेस थे, बट प्लेटो वांटेड डीपर आंसर। सोफिस्ट कभी गहराई में नहीं जाते थे, सोफिस्टों का मानना था ही नहीं गहराई में जाने का, उनका कोई खास इरादा कभी था नहीं, बस डिबेट कैसे करनी है ये, मतलब जैसे अगर सोफिस्ट हो अगर, तो डिबेट कैसे करनी है वो बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं किसी न्यूज चैनल पे बैठ के, जैसे आज देखते हैं ना कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता भिड़ जाते हैं, सोफिस्ट उस तरीके के लोग थे, गहराई में जाने का इनका कोई खास इरादा नहीं था। बट प्लेटो जो थे वो चाहते थे डीप आंसर हर चीज का, सोफिस्ट गहराई में नहीं जाते थे, तो इस तरीके से तो ये ज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे। उस समय की स्थिति को, एक तो ये सब जो मैं बता रहा हूं, सोक्रेटिस के बारे में मैंने बताया, सोफिस्ट के बारे में बताया, ये सब एनवायरमेंट है एक तरीके से ना, एंशियंट ग्रीस का और एथेंस का एनवायरमेंट है, ये सभी चीजें ये क्या नाम से प्रभावित कर रही है प्लेटो को, अब उनका ओपिनियन, उनका जो आइडियाज, उनका थॉट प्रोसेस बनेगा। एक और चीज जो महत्वपूर्ण वहां पे हो रही थी, जिसने प्लेटो को प्रभावित करा, वो था पेलोपोनेशियन वॉर। पेलोपोनेशियन वॉर वहां पे एक चल रहा था। अब ये पेलोपोनेशियन वॉर क्या चीज थी, पेलोपोनेशियन वॉर था, एक तो सिटी थी वहां की ग्रीस की एथेंस, ये देखो यहां, और एक था स्पार्टा। ये इन दो सिटी स्टेट के बीच हुआ एक युद्ध था, इसको बोलते हैं पेलोपोनेशियन वॉर। और इस पेलोपोनेशियन वॉर में अभी तक तो जो था गोल्डन एज थी मतलब वहां पे, लेकिन ये पेलोपोनेशियन वॉर में हुआ क्या, स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया। सही सी बात है, अगर आज हमारा देश का, भगवान ना करे नहीं होना चाहिए युद्ध वगैरह, अगर आज हमारे देश का चाइना से या पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है और हम वो युद्ध अगर हार जाते हैं, तो हमारे अंदर एक भावना जागृत होगी, हम कहीं ना कहीं मतलब खामियां ढूंढने लग जाएंगे सिस्टम में कि हम लैग कहाँ कर गए, क्या हमारी डिफेंस फोर्सेस इतनी कैपेबल नहीं है, या फिर हमारा मतलब पॉलिटिकल विल नहीं है क्या हमारे नेताओं के अंदर, क्या हमारी जनता इतनी ज्यादा जागरूक नहीं है कि वो इस तरीके के रीजन सब निकालने बैठ जाएंगे कि ये चीज हमें इफेक्ट करेगी, ये किसी को भी करेगी, सीधी सी बात है। तो इस फैक्टर ने जो है, ये भी फैक्टर था जो प्लेटो को इफेक्ट करा, क्योंकि स्पार्टा और एथेंस के बीच में युद्ध हुआ, दोनों ग्रीस की दो सिटी स्टेट है, स्पार्टा ने एथेंस को डिफीट कर दिया। तो एक इस चीज ने वहां पर, उसके बाद हुआ क्या, पेलोपोनेशियन वॉर के बाद अभी तक वहां डेमोक्रेसी थी, तो वहां पहले डेमोक्रेसी, फिर वहां पे उसके बाद क्या हुआ, ओलिगैर्की आई, 30 टायरेंट्स, टायरेंट्स यानी कि तानाशाह। ओलिगैर्की क्या होती है, ओली ओलिगैर्की होती है मतलब रूल ऑफ फ्यू पीपल, कुछ लोगों का शासन। लेकिन जब वो कुछ लोगों का शासन अगर अच्छा है, सब कुछ अगर सामाजिक समरसता है, अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इफ दोस फ्यू पीपल आर एडमिनिस्ट्रेटिंग वेल ए नेशन और ए कंट्री, इट इज कॉल्ड व्हाट, द एरिस्टोक्रेसी। लेकिन अगर वही कुछ लोग भ्रष्ट हो जाए, और ना ही देश का सामाजिक विकास हो, ना ही सामाजिक समरसता रहे, ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तो उस, और वो सिर्फ अपना मतलब भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्टाचारी बैठ जाए सारे कुछ लोग, और वो अपना पेट भरे मतलब पैसा कमाए, तो उस तंत्र को बोला जाता है ओलिगैर्की। अगर कुछ लोगों का शासन अच्छा है तो वो एरिस्टोक्रेसी है, और कुछ लोगों का शासन अगर भ्रष्ट है तो उसको ओलिगैर्की बोलता है। तो पहले डेमोक्रेसी थी, वो डेमोक्रेसी चली गई, उसके बाद क्या हुआ, वहां ओलिगैर्की आ गई, यानी कि 30 टायरेंट्स, यानी कि
30 मतलब राजाओं का शासन हुआ वहां थोड़े टाइम के लिए, कभी किसी ने राज करा कभी की, तो ऐसे मतलब ये तो इंस्टेबिलिटी है ना, पॉलिटिकल अगर इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहीं होगी तो दिक्कत है, वहां पे डेवलपमेंट रुकेगा ऑब्वियसली। और उसके बाद फिर डेमोक्रेसी आ गई, तो एक तरीके से क्या है, पॉलिटिकल चाउस, यानी कि गड़बड़ चल रही है, थोड़ा सा ना उथल पुथल चल रही है वहां पे, टर्मोइल है वहां, उथल पुथल वहां पे चल रही है पेलोपोनेशियन वॉर के बाद एथेंस में। अब क्या होता है, इस चीज ने इफेक्ट करा, इस चीज ने भी मतलब इम्पैक्ट डाला, प्लेटो की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यहां से शेप लेने लगी। फिलोसफर डिबेटेड बिग आइडियाज इन द अनस्टेबल टाइम में, और इतना अनस्टेबल टाइम था, और इसमें क्या थे, फिलोसफर जो थे डिबेट करने लगे थे बड़े बड़े आइडियाज पे, उन्हीं में से एक प्लेटो भी थे। बड़े बड़े आइडियाज पे वहां के फिलोसफर जो थे डिबेट करने लगे थे, और प्लेटो फाउंडेड, इसी दौरान उन्होंने अपनी अकेडमी 387 में अपनी अकेडमी उन्होंने फाउंड कर दी, जहां वो बच्चों को एजुकेट करने लगे, यंग माइंड्स को एजुकेट करने लगे, उनको मैथमेटिक्स, उनको जिम्नाजियम, उनको केमिस्ट्री, फिजिक्स, उनको दर्शन, और सब कुछ उनको हर चीज का ज्ञान देना वहां पर उन्होंने चालू करा। प्लेटो ग्रू अप इन ए मैसिव वर्ल्ड, सो ही ड्रीम्ड ऑफ ए परफेक्ट सोसाइटी। अगर मैं एक परफेक्ट सोसाइटी में जन्म लिया है, मान लो मैंने सब कुछ मैं अपने आजू बाजू देखता हूं, तो मुझे कुछ कमियां नजर ही नहीं आई। हमारे देश में इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भगवान बुद्ध के बारे में, जब उनका जन्म हुआ और उनके मतलब युवा अवस्था तक उनके फादर जो शुद्धोधन उनके फादर थे, उनको वो बाहर नहीं निकलने देते थे, उनको महल में ही मतलब सारी लग्जरीज प्रोवाइड करवा रखी थी, और जैसे ही उनको बाहर निकलना होता था तो पहले ही मतलब इन्फॉर्म कर दिया जाता था पूरी सोसाइटी में, पूरे राज्य में, कि सिद्धार्थ जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो वही लोग उनके सामने आएंगे जो अच्छे हैं, जो हेल्दी हैं, जो एजुकेटेड है, साफ सुथरे, कोई बीमार, कोई मरा हुआ इस तरीके का कोई परेशान वृद्ध व्यक्ति उनको ना दिखे, ताकि उनके सामने एक अच्छी इमेज ही उस जमाने के मतलब कपिल वस्तु की जो दिखे। तो वो फिर चेंज की बात ही नहीं करेंगे, वो तो भगवान बुद्ध ने उस दिन रात को घर से बाहर निकले, तो उन्होंने मतलब घर छोड़ के जब घर त्यागा, तो फिर उन्होंने जब उन्होंने समाज की सच्चाई उनको दिखी है, यही था, यही वहां पे था। तो प्लेटो ग्रो हुए थे किसने, एक मैसी वर्ल्ड था, मतलब बहुत ज्यादा टर्मोइल था, ये सब चल रहा था वहां पे, बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो इसीलिए उन्होंने एक परफेक्ट सोसाइटी के बारे में फिर सोचना चालू करा। अब वो दिमाग लगाते हैं, वो बैठते हैं चेयर पे, चेयर डाल के बैठते हैं और सोचते हैं कि कैसा होगा, ये होगा, ऐसा आइडियल स्टेट की वो कल्पना करेंगे, क्योंकि एथेंस तो आइडियल स्टेट रहा नहीं है। एथेंस की अगर बात करें तो एथेंस तो अभी आइडियल स्टेट अभी रहा नहीं, तो आइडियल स्टेट बने कैसे वो इसकी कल्पना करने लगते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उनकी जो है मैथोडोलॉजी क्या थी, प्लेटो की मैथोडोलॉजी ऑफ प्लेटो। उनकी मैथोडोलॉजी यानी कि सत्य तक पहुंचने की उनकी मैथोडोलॉजी वही थी जो सोक्रेटिस की थी, डायलेक्टिक, आस्किंग क्वेश्चन टू अनकवर ट्रूथ, यानी कि डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिक क्या है, बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्जेशन टू रीच डीपर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने, डीपर अंडरस्टैंडिंग गहराई तक पहुंचने के लिए, किसी भी विषय की गहराई तक पहुंचने के लिए, एक डीप अंडरस्टैंडिंग तक जाने के लिए हमें छलांग लगानी पड़ेगी उसमें। मोती जब ही निकलता है ना, जब एक डाइव करते हैं हम, डीप डाइव जाते हैं, जब ही मोती मिलता है समुद्र में जाके, जब ही हीरे जवाहरात कुछ हमें मिलेंगे। ऊपर ऊपर तो फिर वो नमकीन पानी है, उससे कुछ खास हमें मिलने का नहीं, हमें जितना अंदर जाएंगे उतना ज्यादा मतलब हमें अच्छी अच्छी चीजें, हमें बहुमूल्य वस्तुएं जो है मोती वगैरह वो वहीं मिलेंगे। तो जब तक हम डीप डाइव नहीं करेंगे जब तक कुछ मिलेगा नहीं। तो उनका डायलेक्टिक, और ये हो कैसे सकता है, डायलेक्टिकल मेथड से ही हो सकता है कि कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, एक कॉन्वर्जेशन, एक जबरदस्त कॉन्वर्जेशन की रिक्वायरमेंट है, कि अगर मैं कोई पॉइंट रखूं तो आप उसका काउंटर करें, फिर मैं रखूं, फिर मैं रखूं, तो हम सत्य तक, और जब तक सच तक नहीं पहुंच जाते ये चलता रहेगा ये इस तरीके से। एग्जांपल जैसे टू डिफाइन जस्टिस ही वुड आस्क व्हाट इज एंड कीप डिगिंग, अभी करेंगे इसको, हम जस्टिस वाले टॉपिक में आगे इसको पढ़ेंगे। प्लेटो वाज लाइक ए ट्रूथ हंटर यूजिंग क्वेश्चन टू फाइंड रियल आंसर। जैसे अभी हमने बोला ना कि सोक्रेटिस क्या थे, एक
डिटेक्टिव की तरह थे सोक्रेटिस, ट्रुथ के लिए जैसे एक जासूस घूमता है ना खोज करता हुआ, ऐसे ही सत्य के खोजी थे सोक्रेटिस। तो सत्य के खोजी तो जो थे, डिटेक्टिव जो थे वो तो सोक्रेटिस थे। तो प्लेटो क्या थे, उनकी टॉर्च थी प्लेटो। और यहाँ पे प्लेटो अब हम कह सकते हैं कि ट्रुथ हंटर है वो, शिकार करता है वो ट्रुथ का, मतलब खोज रहे हैं जैसे जंगल में शेर खोजता है ना अपना शिकार, ऐसे शिकार को खोज रहे हैं प्लेटो। सच तक पहुंचे, कैसे पहुंचेंगे ऐसे, डायलेक्टिकल मेथड है क्या, कॉन्वर्सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर। मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप मेरे से कुछ उसका आंसर देंगे, फिर मैं आपको काउंटर करूंगा। इस तरीके तक जब तक हम फाइनल ट्रुथ तक नहीं पहुंच जाते तो हम सत्य तक खोज जब ही हुई। ये उनकी मैथडोलॉजी है। अब दोबारा हम देखते हैं कि सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर क्या पड़ा। सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़ा क्या। इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेटिस। सोक्रेटिस क्वेश्चनिंग स्टाइल शेप्ड प्लेटोस डायलॉग्स। जो सोक्रेटिस का जो स्टाइल था ना क्वेश्चन करने का, उसी ने मतलब प्लेटो को, उसी ने प्लेटो के डायलॉग्स को शेप करा। सोक्रेटिस की कोई राइटिंग नहीं थी, उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं, बट प्लेटो उनको ऑब्जर्व करते थे क्योंकि उनके शिष्य थे, उनके साथ रहते थे। तो प्लेटो ने जब बुक लिखी ना, तो उसमें उन्होंने सभी जो, बेशक वो उनके, ऐसा भी बहुत सारे स्टोरियन ऐसा भी बोलते हैं, बेशक वो उनके अपने विचार थे, बट उन्होंने वो सोक्रेटिस के जबान से खिलवाए हैं। एक तरीके की श्रद्धांजलि थी उनकी अपने गुरु को, उन्होंने सोक्रेटिस की जबान से खिलवाए हैं। तो उन्होंने जो उनके जो डायलॉग्स, जो उनके ओपिनियन, जो उनके आइडियाज जो शेप हुए, वो सोक्रेटिस के क्वेश्चनिंग का जो स्टाइल था उससे हुए। सोक्रेटिस एग्जीक्यूशन मेड प्लेटो डिस्ट्रस्ट डेमोक्रेसी। जो उन्होंने देखा कि कैसी व्यवस्था है, अगर मैं देखूं भाई मेरा टीचर है यहाँ पे और वो बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सच बोलते हैं, बहुत करुणा है उनके अंदर, बहुत दया है और सबका भला करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, सच बोलते हैं और लोगों के लिए लड़ते हैं, मतलब सिस्टम से लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। और अगर मैं देखूं कि हमारी सरकार मेरे उस गुरु को सजा दे देती है, उम्र कैद की या फांसी की सजा दे देती है, तो पूरे चांस है कि मेरा जो है सिस्टम पे से विश्वास उठ जाएगा, और जो भी पॉलिटिकल सिस्टम मेरे देश में होगा मेरा उस पे से विश्वास उठ जाएगा। तो मैं चेंज करना चाहूंगा। मान लो मेरे गुरु को फांसी की सजा दे दी कि भाई आप बहुत ज्यादा जो है मतलब समाज में भ्रांतियां फैला रहे हो, आप ज्यादा सच बोल रहे हो, इसके लिए विद्रोह का खतरा है मतलब, तो मेरे गुरु को फांसी की सजा दे दी, तो मैं तो चाहूंगा कि भाई ये तो यानी कि मेरे देश में डेमोक्रेसी है ना, ये डेमोक्रेसी सही हो ही नहीं सकती, यानी कि मेरे को पूरा पॉलिटिकल एक अलग सिस्टम लाना पड़ेगा। तो वो उस चीज ने उसको भी इम्पेक्ट करा, प्लेटो को भी। उन्होंने देखा कि उनके इतने महान गुरु, और जिन्होंने कभी, जिनके मुंह से मतलब झूठ निकल नहीं सकता, इतने एथिक्स, इतने इंटीग्रिटी उनके अंदर, और ऐसे व्यक्ति को मतलब जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर कर दिया गया हो। मजबूर तो खैर नहीं करा उन्होंने, किसी की हिम्मत नहीं जो सोक्रेटिस को मजबूर कर दे। मतलब ऐसी मतलब व्यवस्था इस तरीके की कि सोक्रेटिस मतलब लोगों को समझाते रहे। उनके पास ऐसा है कि उनके पास पूरा चांस था, जब उनको बोला गया ना कि भाई आपको मतलब सजा हो गई, मौत की सजा, आपको जहर पीना पड़ेगा, तो 1 महीने का समय था सजा मिलने के, और सजा मतलब उनको 1 महीने का वक्त था एग्जीक्यूट होने में उसको। तो इस 1 महीने के दौरान उनसे बहुत लोग मिलने आते थे, उनके बहुत से मित्र, उनके बहुत से शिष्य, तो उनके पास पूरा चांस था। उनके बहुत किसी खास मित्र ने पूरी व्यवस्था कर दी थी, क्योंकि भ्रष्ट तो था ही एथेंस, तो कर्मचारियों को, जेलर्स को और वहां के अधिकारियों को मतलब पैसे रिश्वत खिला के, और वो बोल रहे थे कि आप जो है यहाँ से निकल सकते हो। मतलब सोक्रेटिस के पास पूरा ऑफर था कि हम, मैंने यहाँ पूरी व्यवस्था कर दी, आप यहाँ से निकल सकते हो और किसी दूसरे देश में चले जाओ, वहां रह लो आराम से। बट सोक्रेटिस डिनाइड, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये तो फिर कानून की अवहेलना हो जाएगी ना, फिर तो लोगों का कानून पे से विश्वास उठ जाएगा। यानी कि अपने सिद्धांतों के लिए वो व्यक्ति मौत को गले लगा गया। उनके पास चांस था, उन्होंने बोला कि नहीं, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो एक तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, और दूसरा झूठे से भी ज्यादा कि लोगों का विश्वास उठ जाएगा कानून पे से। जैसा भी है
एथेंस में ये कानून है, यहाँ कर मेरे को ये कानून मानना पड़ेगा। तो उन्होंने वो जहर का प्याला पिया, हेमलॉक का प्याला उन्होंने पी लिया। तो अपने इतनी ज्यादा मतलब इतने ज्यादा एथिक्स किसके अंदर, इतनी ज्यादा मॉरल हाई वैल्यू किसकी हो सकती है, मतलब कि मौत को ही गले लगा लिया, मतलब अपने सिद्धांतों से नहीं हटना। ये सोक्रेटिस, इसीलिए आज हम उनको पढ़ भी रहे हैं, और किसी को सोफिस्ट को नहीं पढ़ रहे हैं। सोफिस्ट हाईली इंटेलेक्चुअल्स थे, बहुत मतलब पढ़े लिखे समझदार लोग थे, लेकिन हम पढ़ रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं सोक्रेटिस पे। सोफिस्ट बहुत इंटेलेक्चुअल थे, जबकि सोक्रेटिस ने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, मूर्तिकार थे एक छोटे से। हम पढ़ रहे हैं, पीएचडी होती है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में सोक्रेटिस के विचारों के ऊपर। प्लेटो के जो वर्क्स हैं वो प्रिजर्व करते हैं सोक्रेटिस आइडिया अबाउट वर्च्यू एंड ट्रूथ। प्लेटो एक्सपेंडेड सोक्रेटिस आइडिया इनटू हिज ओन थ्योरीज लाइक द आइडियल स्टेट की जो उन्होंने बात बोली ना, प्लेटो ने जो भी कुछ उनकी राइटिंग्स है, चाहे वो रिपब्लिक हो, प्लेटो की इंपॉर्टेंट जो राइटिंग्स है वो है रिपब्लिक, एक उनकी बुक है, एक है द स्टेट्समैन, और एक है लॉज। और भी बहुत सारी किताबें उन्होंने, नहीं भी तो 15-16 किताबें, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट द रिपब्लिक। तो द रिपब्लिक में हमें सारे मतलब जो देखने को मिलता है, सोक्रेटिस के विचार हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। प्लेटो ने अपने बुक में जो है सोक्रेटिस को प्रेजेंट करने की कोशिश की है डायलॉग्स की फॉर्म में। ये सोक्रेटिस सोफिस्टो से, सोक्रेटिस और सोफिस्टो का डायलॉग डिलीवरी एक्चुअली ज्यादातर जो है प्लेटो उसमें रिपब्लिक बुक में हमें देखने को मिलती है। सोक्रेटिस वाज प्लेटोज हीरो एंड हिज आइडियाज लाइव ऑन, इसकी बुक में मतलब उनके आइडियाज जो जीवित है। अब आती है उनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो, अब हम सोक्रेटिस का क्या इन्फ्लुएंस है, एथेंस के एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस, सोफिस्टो का इन्फ्लुएंस, इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पड़ गया। हमने एथेंस की कंडीशंस, हमने एथेंस की सिचुएशंस देख ली क्या क्या थी, और ये सब हम जान चुके हैं अभी तक। अब जो है वो अब एक आइडियल स्टेट की कामना करते हैं, कौन, प्लेटो। सबसे पहले वो अपनी एक थ्योरी देते हैं कि जस्टिस की थ्योरी, थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है ना। इन द रिपब्लिक जस्टिस मीन्स बैलेंस, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। रीजन कंट्रोल्स स्पिरिट, इमोशंस एंड एपेटाइट, डिजायर्स को कंट्रोल करता है, जो हमारा तर्क होता है ना, दिमाग। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई जस्टिस क्या है, जस्टिस है क्या, अगर जनरली बाहर किसी से निकल के, अगर राह चलते व्यक्ति से अगर हम पूछे कि जस्टिस क्या है, तो कह देंगे कि भाई अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, जस्टिस है भाई, ये जस्टिस है, ठीक है। हम आजकल के इसमें तो जैसे ही जस्टिस वर्ड आता है, मैंने जैसा अभी डिस्कस भी करा था, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लॉयर्स और जजेस की पिक्चर आ जाती है, लेकिन ये उसका एक लीगल कंटेक्स्ट है। जस्टिस जो है अपने आप में, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो जस्टिस बड़ी चीज है फिर, है ना, उसका दायरा बहुत बड़ा है फिर पॉलिटिकल साइंस में। तो डिबेट जो होती है, प्लेटो जो अपनी बुक में है ना, प्लेटो अपनी बुक में जो डायलॉग्स को दिखाते हैं, सोक्रेटिस के और क्या नाम से सोफिस्टो के बीच हुए डायलॉग्स को वो बताता है। तो एक ऐसे ही एक मतलब डायलॉग का पूरा है कि भाई जस्टिस की खोज, जस्टिस के ऊपर, जस्टिस एक टॉपिक है उसके ऊपर चल रहा है। तो सोक्रेटिस पूछते हैं कि जस्टिस क्या है, सोक्रेटिस जा रहे हैं कहीं बैठ के नाव में, और वहां पे सोफिस्ट भी बैठे हैं, और तो पूछते हैं, सबसे 3 लोग होते हैं, ग्लूकोन एक है, मतलब फ्यूसिसाइड है, एक ग्लूकोन है ना, पॉलीमार्कस, हैसीमार्कस, ये सब लोग हैं। ये तुम देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा इसको। तो सोफिस्ट और सोक्रेटिस की एक डिबेट होती है जस्टिस को लेके। तो पूछा जाता है, सोफिस्ट से पूछते हैं सोक्रेटिस के, बताएं, सबसे पहले ग्लूकोन से पूछा है, किसी से पूछा है कि जस्टिस क्या है, तो वो कहते हैं कि किसी से जो हमने ले रखा है ना उधार,
वो लौटा देना जस्टिस है। अब अपने आप में एक बारी में देखें तो ये अपने आप में लग रहा है कि हाँ भाई, किसी से उधार लिया हुआ हमें वो लौटा देना चाहिए, वो जस्टिस है, ये जस्टिस है भी। लेकिन ये जस्टिस अगर हम इसको, अब ये हो गया हमारा सतही ज्ञान, सरफेस लेवल पे। अब इसमें हमें डीप डाइव करना है, अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो सतही ज्ञान हो गया कि भाई मैंने आपसे लिया है उधार तो मेरे को वो लौटा देना चाहिए, जस्टिस है, हाँ जस्टिस है। लेकिन अगर मान लो मैंने किसी से AK-47 मैंने ले रखी है, या मैंने कोई भी गन ले रखी है उधार, और एक दिन मैंने, या फिर किसी ने मेरे से ले रखी है गन, मैंने उधार ले रखी है, और वो बंदा मेरे से वो गन मांगता है उस दिन, और क्योंकि उसकी किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, और वो बहुत गुस्से में है, तो क्या मेरे को उसको वो गन लौटा देना ये जस्टिस होगा? नो, क्योंकि अगर मैंने उसको गन लौटाई तो वो शूट कर देगा उसको, सामने वाले को। इस हिसाब से तो फिर तो मर्डर हो जाएगा ना भाई, ये तो जस्टिस नहीं है। तो हर समय उधार लौटाना भी जस्टिस नहीं होता। एक तो मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जो पहले थे। दूसरा आते हैं, उनसे बोलते हैं कि भाई आप बताओ जस्टिस क्या है। पॉलीमार्केस से पूछते हैं कि आप बताओ जस्टिस क्या है, तो कहते हैं जस्टिस है जो स्ट्रॉन्ग है, जो वो जो चाहता है ना वही जस्टिस है। यानी कि जो ताकतवर जो चाहता है वही ये तो बिल्कुल अपने आप में गलत बात है। यानी कि 7 फुट का आदमी है, लंबा चौड़ा तगड़ा, वो तो मार मार के अपने किसी से भी कोई काम करवा लेगा। तो यानी कि ये तो फिर वो हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जस्टिस नहीं हो सकता, ये जस्टिस कैसे है? ये भी धराशायी हुआ। दूसरा आता है, उनसे पूछता है कि आप बताओ जस्टिस क्या है। कि जस्टिस है कि जो कमजोर आदमी है ना, जो वीक है, उसकी जो इच्छा है वही जस्टिस है। ये भी गलत है अपने आप में। अब कोई आदमी बहुत 7 फुट का लंबा चौड़ा या कोई धनी है, इसका ये मतलब भी नहीं कि वो हर वक्त गलत ही होगा, कि वो हर वक्त अत्याचार ही करेगा। वो गरीब है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो ये भी कोई गारंटी नहीं है ना कि वो हमेशा सही ही होगा। तो ये तीनों मतलब इस तरीके के मतलब जस्टिस पे जो भी निकल के आए, जस्टिस पे जो भी निकल के आए वो तीनों धराशायी हो गए। तो उनसे पूछा गया कि प्लेटो ऐसा मतलब रिपब्लिक में दिखा रहे हैं कि भाई, फिर सोक्रेटिस की सोफिस्ट से जो बात डिबेट हुई थी, तो फिर जस्टिस है क्या? अगर प्लेटो से पूछा जाए तो जस्टिस है क्या, तो प्लेटो जो है ना, प्लेटो के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अपना काम करे और दूसरे के काम में अड़ंगा ना करे, यही जस्टिस है। हर व्यक्ति अपना काम करे। 3 तरीके के वो होते हैं। एक होता है मतलब रीजन हो गया, एक एपेटाइट हो गया, मतलब 3 तरीके के होता है भाई। कोई है व्यक्ति जैसे कोई बहुत बुद्धिमान है, रीजन रीजन है उसके पास, लॉजिक है उसके पास रीजन है, लॉजिक है, वो एजुकेटेड है, कोई बुद्धिमान है। कुछ लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत वेलोर होता है उनके पास, वो बहुत बहादुर होते हैं, है ना। और कुछ लोग होते हैं वो प्रोडक्शन में अच्छे होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, वो प्रोडक्शन में मतलब वो, हाँ, एक तरीके से जैसे हमारे यहाँ प्रोडक्टिव होते हैं कह लो, या फिर उनको कह लो जैसे हमारे यहाँ वैश्य समाज होता है ना कहीं प्लेटो जो है, हम जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है ना हमारे देश में, इस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि कुछ लोग रीजन होते हैं, कुछ वो हमेशा वो बनेंगे रूलर, वो रूल करने के काबिल है। अगर किसी व्यक्ति अगर कोई वैल्योर है, किसी के पास कोई बहादुर है, बहुत ज्यादा बहादुर कोई व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, वो देश की रक्षा करेगा, वो सैनिक होगा। और कोई अच्छा मतलब काम धंधा करना चाहता है तो वो काम करे मतलब उस तरीके से। तो जब इन तीनों लोगों को, जिसके पास रीजन है, जो लॉजिक है, और वो उसी के मतलब का काम करेगा, तो ये जस्टिस है। और कोई बहुत बहादुर व्यक्ति है, वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और बहुत फिजिकली फिट है वो, और उसको लगा दिया मतलब चाय बनाने के काम में, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या, ये अनजस्ट सोसाइटी है। तो जस्टिस कब डिलीवर होगा सोसाइटी में, जब जिस व्यक्ति का जो काम है वो करे, दूसरा कोई इसके काम में बाधा ना डाले। मतलब हर व्यक्ति को उसके हिसाब से काम मिलना चाहिए, वही जस्टिस है।
कोई व्यक्ति है बहुत हाईली क्वालिफाइड है, और लेकिन अगर वो कर रहा है, वो मिट्टी के बर्तन बनाने लग रहा है, हाईली क्वालिफाइड से मतलब क्या है, बहुत लॉजिकल है वो, बहुत तर्क बुद्धि है, बहुत तर्कशील है, वो बहुत लॉजिक है उसके पास, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन बनाने में लग रहा है, पैसा कमाने में लग रहा है, तो ये अनजस्ट सोसाइटी है। तो जस्ट सोसाइटी कौन सी होगी? जस्ट सोसाइटी वही होगी जहां पे हर व्यक्ति अपनी क्षमता के, अपने उसके हिसाब से जो काम में वो परफेक्ट है वो काम करे। एक डॉक्टर जो होता है, एक डॉक्टर जो है वही शरीर का इलाज कर सकता है ना। हम शरीर का इलाज करवाने के लिए किसी मोची के पास नहीं जाएंगे, लेकिन उस मोची की भी अपनी एक अहमियत है। जब हमें जूता बनवाना होगा तो चाहे कितना ही क्वालिफाइड कोई एम्स का डॉक्टर हो, लेकिन जूता तो वही बनाएगा, उसकी वो अपनी अहमियत है। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा एम्स का डॉक्टर अगर जूता बनाने बैठ जाए और उस मोची के हाथ में अगर हम दे दें, क्या नाम से, शरीर को दे दे कि भाई तू इसको ठीक कर, तो ये अनजस्ट सोसाइटी। तो जस्टिस को किस इस तरीके से वो बात करते हैं प्लेटो। इन सोसाइटी रूलर्स, वरियर्स एंड प्रोड्यूसर्स ईच डू देयर जॉब वेल। ये सभी लोग अपना अपना जॉब करें। जस्टिस इज अबाउट द कॉमन गुड, नॉट पर्सनल गेन। जस्टिस जो है वो पर्सनल गेन नहीं है, वो कॉमन गुड है, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक हिंट दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं सोसाइटी के विषय में सोचने के लिए। फॉर प्लेटो जस्टिस इज लाइक परफेक्टली बैलेंस्ड टीम वेयर एवरीवन शाइन्स। जैसे क्रिकेट टीम भी होती है ना, वहां पे हर किसी का काम होता है। क्रिकेट टीम जब हम मैच देखते हैं तो भाई फर्स्ट ओवर कौन डालेगा और ओपनिंग कौन करेगा, ये नहीं कि जो सबसे फास्ट बॉलर है उसी से हमने ओपनिंग करवा दी, ऐसा यूजुअली देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो एक परफेक्ट बॉलर है और वो एक परफेक्ट बैट्समैन है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन और उसी से फास्ट, हालांकि कई बार हो भी जाता है, एक एग्जाम्पल्स भी कहीं रहे। हित स्ट्रीक होता था एक पहले जिम्बाब्वे का बॉलर, और वो ओपनिंग भी कर नहीं, हिट स्ट्रीक होता था, हाँ ऐसे ही मतलब था, मेरे को याद है। तो ओपनिंग भी करता था और फर्स्ट ओवर भी डालता था, बट यूजली जनरली ऐसा होता नहीं। तो प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस इज लाइक ए परफेक्टली बैलेंस टीम। हर किसी का अपना एक, हर व्यक्ति किसी ना किसी काम में परफेक्ट होता है और उसको वही काम करना चाहिए। इस तरीके से वो जस्टिस की थ्योरी देता है रिपब्लिक में। अब नेक्स्ट, अब वो बात करते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन, building better minds. Education is just not about to collect the degrees or bunch of information. Education is far more. एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने डिग्रीज कलेक्ट कर ली और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, नहीं। वो तो वो हो गया ना एक तरीके का। अक्षर ज्ञान और अक्षय ज्ञान दोनों में फर्क होता है। अक्षर ज्ञान तो कोई भी कर ले, बैठ के पढ़ ले, डिग्री इकट्ठी कर ले अपने बैठ के, बट अक्कल नहीं किसी को, तो फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन हमें होना चाहिए क्या, हमारा माइंड डेवलप्ड होना चाहिए, सोचने समझने की शक्ति जागृत होनी चाहिए हमारे अंदर, सही गलत का निर्णय लेना आना चाहिए, अपने से पहले सोसाइटी के बारे में सोचना भी आना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हर वक्त सोसाइटी के बारे में सोचते रहे, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये सब एजुकेशन से, कम में भी खुश रहना आना चाहिए। एजुकेशन अलग चीज है। तो एजुकेशन का मतलब है बिल्डिंग बेटर माइंड्स फ्रॉम इग्नोरेंस टू विजडम। एजुकेशन ही वो टूल है जो हमें अज्ञानता से विजडम की ओर लेके जाएगी। आइडियल स्टेट बनेगी कैसे, है ना, हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं अभी। हम देख लो कि आइडियल स्टेट यानी कि इग्नोरेंस से विजडम की तरफ जो जाएंगे, वो जो टूल है ना, हम इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता, अज्ञानता से जो हम विजडम जो हासिल करेंगे ना, एजुकेशन ही कर सकती है। इस बात में प्लेटो बहुत क्लियर है। बिना एजुकेटेड हुए आप नहीं मतलब विजडम गेन कर सकते, ये बात पक्की है, प्लेटो ने बोल दिया। तो इग्नोरेंस टू विजडम, एजुकेशन शेप्स गुड सिटीजन्स एंड वाइज रूलर्स। यानी कि वो यहाँ पे क्लियर ये बात बोल रहा है कि गुड सिटीजन और वाइस रूलर जो बन सकते हैं वो एजुकेशन से ही बनेंगे। जो अनएजुकेटेड लोग होंगे वो अच्छे सिटीजन भी नहीं हो सकते और रूलर भी नहीं हो सकते। तो एजुकेशन पे उनका खास इंपॉर्टेंस है, ये बात देखने वाली है। अर्ली एजुकेशन, म्यूजिक, स्पोर्ट्स फॉर कैरेक्टर्स एंड स्टडी, इस तरीके की देते हैं। हायर एजुकेशन, तो वो अपने ना एजुकेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं प्लेटो
कि एक बहुत लंबी चौड़ी शिक्षा व्यवस्था की वो कल्पना करता है कि व्यक्ति नहीं भी तो 40-45 साल की एज तक पढ़ेगा। पहले उसको मतलब अलजेब्रा सिखाई जाएगी छोटे बच्चे को 3 साल की उम्र तक, फिर उसको कलर्स वगैरह बताए जाएंगे, ये कौन कलर है, ये है, फिर उसको म्यूजिक का भी ज्ञान दिया जाएगा, उसको मैथमेटिक्स और ज्यादा, फिर उसको केमिस्ट्री फिजिक्स, उसको दर्शन पढ़ाया जाएगा, म्यूजिक भी दिया जाएगा, उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ भी बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पार्टा ने हरा दिया था एथेंस को, इसलिए शारीरिक क्षमता होनी भी बड़ी जरूरी है। तो जब तक कोई व्यक्ति पूरी एक कंप्लीट एजुकेशन गेन नहीं कर लेता 40 साल की एज तक, उससे पहले वो जब भी वो गुड सिटीजन बनेगा और जब भी वो रूलर बनने के भी कैपेबल। यानी कि एजुकेटेड होना चाहिए रूलर, ये बात तो पक्की है। बाद के इतिहासों में हमने आगे देख लिया कि ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन हम अभी प्लेटो को पढ़ रहे हैं तो प्लेटो के तक ही हम अब खुद को सिमट रखते हैं। हायर एजुकेशन में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी पढ़ाई जाएगी एंड टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। एल्गोरी ऑफ केव एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। एजुकेशन फ्रीज अस फ्रॉम इग्नोरेंस लाइक सीइंग द सनलाइट। अब वो मतलब विजडम तक कैसे, वो कहते हैं ना कि इग्नोरेंस से विजडम तक हम एजुकेशन से ही जाएंगे। तो एजुकेशन करती क्या है एक्चुअली? एजुकेशन जो है वो एग्जैक्टली करेगी क्या, वो एक कहानी बताते हैं। एलिगोरी ऑफ केव, केव मतलब गुफा। वन सेकेंड। एल्गोरी ऑफ केव की जो एक कहानी है, प्लेटो मतलब बताता है कि एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस वो समझाने की कोशिश करता है कि हम इग्नोरेंस से विजडम तक। मान लो एक कमरा है, एक गुफा है, केव मतलब एक गुफा है, और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो बंद है। उसमें क्या है, बहुत सारे लोग बंद है, अंधेरा है, और उस गुफा के दूसरी तरफ जो है आग जल रही है, और लोग आते जा रहे हैं, इधर से उधर निकल रहे हैं लोग। तो गुफा के अंदर जो लोग हैं ना, गुफा के अंदर जो लोग हैं उनको सिर्फ परछाई दिखती है। उनको क्या दिखती है? सिर्फ परछाई। तो वो उसी को दुनिया समझ लेते हैं। वो गुफा के अंदर है, अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है, और उनको सिर्फ परछाई नजर आ रही है जैसे तैसे, क्योंकि बाहर लाइट पड़ रही है और उस पर जब लाइट पड़ रही है तो परछाई बन रही है, तो वो किसी तरीके से परछाई देख पाते हैं। तो वो उसी को रियल समझ लेते हैं, सब कुछ रियलिस्टिक वर्ल्ड उसी को समझ लेते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक बंदा दीवार तोड़ता है और बाहर निकलता है। एक दिन एक बंदा दीवार तोड़ता है तो बाहर वो क्या देखता है? बहुत रोशनी। रोशनी में उसकी आंखें जो है मतलब वो बिल्कुल एकदम आंखें नहीं खोल पाता, क्योंकि एकदम अंधेरे से बाहर लाइट में है तो आंखें नहीं खोल पाता। फिर धीरे धीरे वो आंख खोलता है तो वो दुनिया देखता है, वो चीजों को जानता है, फिर अलग अलग वो हवा को एहसास करता है, वो पानी देखता है, वो पेड़ पौधे देखता है, जानवरों को देखता है। वो ये सब नई चीजों का उसको एहसास होता है, एहसास ही नहीं, एक्सपीरियंस करता है ये सब नई चीजें। और ये सब नई चीजें दिखी किसकी वजह से उसको? लाइट। तो वो देखता ऊपर, ये लाइट आ कहां से रही है? सूरज। तो ये लाइट आ कहां से रही है? सूरज से आ रही है। तो सूरज जो है ना, यानी कि लाइट, वो वहां पे क्या एजुकेशन का काम कर रही है। अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? अल्टीमेट ट्रूथ है सत्य। समझे? तो एलोग्री एल्गोरी ऑफ केव, एजुकेशन फ्रीज अस फ्रॉम इग्नोरेंस। तो उस व्यक्ति का जिसने वो दीवार तोड़ी थी, उसका अज्ञानता का पर्दा हट गया। अभी तक वो देख रहा था परछाइयां बस, अब वो परछाइयों से हटके उसने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करा। अब उसका अज्ञानता का पर्दा हट गया। तो उसका अज्ञानता का पर्दा हटा किसकी वजह से? सूर्य की वजह से, लाइट की वजह से। उसने वो लाइट ने उसको लोगों को देखा, मतलब बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस को दिखाया। तो उस लाइट की, सूरज की वो जो कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो एजुकेशन से कर रहे हैं प्लेटो। यानी कि एजुकेशन ही वो लाइट है जो हमें फ्री कर सकती है, मतलब जिस जो हमारे इग्नोरेंस को छाट सकती है, हमारी ज्ञानता को, और हमें विजडम अचीव कर सकते हैं उसकी वजह से। प्लेटो सो एजुकेशन एज ए जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ये इस बात को कंप्लीट कर देते। अब आता है उनका आइडिया, थ्योरी ऑफ आइडियाज। द परफेक्ट रियलिटी बियॉन्ड आवर आईज, यानी कि जो हमारी आंखें हैं ना, रियलिटी उससे काफी आगे बढ़ के है। ये सीधी बात है, जैसे सोक्रेटिस ने भी बोला
कि हम जो देखते हैं वो हमारा सतही ज्ञान है, सच्चाई उससे कोसों दूर होती है और बहुत डीप भी हो सकती है सच्चाई उससे। उनका जो थ्योरी ऑफ आइडियाज है, प्लेटो बिलीव ट्रू रियलिटी इज वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट फॉर्म्स, नॉट द फिजिकल वर्ल्ड, फॉर्म्स आर एटर्नल आइडियाज एग्जाम्पल फॉर्म ऑफ ब्यूटी। मतलब सिंपल यही बात है इसमें कि हम जो देखते हैं यूजुअली वो सच नहीं होता। सच क्या होता है, जब हम आइडिया लगाते हैं, जब हम मतलब डीप डाइव करते हैं ना, मतलब सोचते हैं, थॉट प्रोसेस अपना जनरेट करते हैं और बहुत गहराई में जाते हैं, तो आइडिया बड़ा मैटर करता है ना। बैठ के सोचो और आइडिया लगाओ कि ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो आइडिया जो होगा ना, उसी से मतलब एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक परफेक्ट उसकी कल्पना कर सकते हैं। वी नो फॉर्म्स थ्रू थिंकर्स नॉट सीइंग थ्रू टचिंग, एवरी चेयर वी सी इज ए कॉपी ऑफ परफेक्ट फॉर्म। अब हम इसके लास्ट उसमें आता, प्लेटो थॉट द रियल वर्ल्ड इज लाइक ए परफेक्ट ब्लूप्रिंट वी कैन ओनली नो विद अवर माइंड्स। अब इसको क्लियर करते हैं। आइडियल स्टेट, ओ सॉरी, अब आता है इनका इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक है ना, बड़ा कंट्रोवर्शियल जो है वो है क्या, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ। कम्युनिज्म वर्ड का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इसको हिंदी में साम्यवाद बोलते हैं। इसका मतलब होता है कॉमन प्रॉपर्टी, सिंपल। कॉमन प्रॉपर्टी यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी किसी की। कॉमन प्रॉपर्टी ऐसी व्यवस्था जब प्रॉपर्टी जो होगी कॉमन होगी, सब यूज करेंगे, उसको हम कम्युनिज्म बोलते हैं, सिंपल। बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं हमें। तो कोई राज्य जो है ना, हाँ, कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर एक भावना होती है, वो अपने से पहले अपनों के लिए भी जीता है। कोई व्यक्ति जो करप्शन करता है सोसाइटी में, है ना, वो अपने बीवी बच्चों के लिए करता है, अपनों के लिए करता है कि मैं उनको अच्छी जीवन जी सकूं, दे सकूं, अपने मतलब अपने बच्चे जो है लग्जरी लाइफ जी सके, इस तरीके से कोई व्यक्ति करप्ट होता है। यानी कि ये जो उसका पर्सनल जो फैमिली जो होती है ना, ये इसको कहीं ना कहीं सोसाइटी के में कंट्रीब्यूट करने से रोकती है, उसके एफर्ट्स को सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने से ये रोकती है। यानी कि ये जो पर्सनल फैमिली जो होती है सोसाइटी से उस व्यक्ति को डिटैच कर देती है। तो इस हिसाब से तो समाज का विकास ही नहीं होगा, और समाज का विकास नहीं होगा तो फिर राष्ट्र का विकास कैसे होगा। यानी कि राष्ट्र विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जरूरी क्या है कि ये जो पर्सनल फैमिली का सिस्टम है ना, इसको खत्म किया जाए, ऐसा प्लेटो का मानना है। ऐसा प्लेटो का मानना है। फॉर गार्जियंस रूलर्स एंड वॉरियर्स प्लेटो सजेस्टेड नो प्राइवेट फैमिली। अब वो कहते हैं कि कोई प्राइवेट फैमिली नहीं होनी चाहिए। वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस वुड बी शेयर टू कीप लॉयलिटी टू द स्टेट। क्योंकि अगर मेरी वाइफ है, अगर मेरे चिल्ड्रंस हैं, तो मैं उनके बारे में सोचूं, मैं उनके लिए पैसा कमाऊंगा। अगर पैसा कम कमा रहा हूं मैं, तो फिर मैं भ्रष्टाचार करूंगा, तो मैं चीटिंग भी करूंगा, मैं देश के साथ भी मतलब मैं चीटिंग कर सकता हूँ। पैसे के लिए मैं कुछ भी करता हूँ, क्योंकि उस पैसे से मेरे बीवी बच्चों की पूर्ति होगी, मैं उनको एक अच्छी लग्जरी लाइफ दे पाऊंगा। तो अब इसका इलाज क्या है? इस हिसाब से तो राष्ट्र विकास होएगा ही नहीं। तो अब इसका इलाज है क्या? इसका इलाज है ये कि मेरी प्राइवेट फैमिली, मेरी पर्सनल फैमिली ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? तो वो कहता है कि वाइफ जो होगी ना वो कॉमन होगी, वाइफ होगी जो कॉमन होगी। यानी कि इस व्यक्ति की बीवी, इसकी भी बीवी, इसकी बीवी, उसकी बीवी, सबकी बीवी, कोई पर्सनल नहीं हो सकती वाइफ किसी की। और जो बच्चे जो पैदा होंगे, आपको मतलब उन बच्चों की शक्ल भी नहीं दिखाई जाएगी। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और उसको उठा के सीधा मतलब स्टेट के कंट्रोल में वो चला जाएगा। स्टेट स्पॉन्सर्स जो हॉस्पिटल्स होंगे और जो सेंटर्स होंगे, जो केयर टेकिंग सेंटर्स होंगे, वहां पे उनको रखा जाएगा, बच्चों को एजुकेट किया जाएगा, पढ़ाया लिखाया जाएगा और उनको फिजिकल फिटनेस प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ करा जाएगा ताकि वो देश के लिए लड़ सके और देश का विकास हो। अब जब मेरे को पता ही नहीं मेरा बच्चा कौन है, तो मैं, मेरा तो इमोशंस खत्म हो गए ना। मेरे इमोशंस ही खत्म हो गए तो फिर मैं करप्शन ही नहीं करूंगा। फिर तो मेरे को ना ये पता कि मेरी वाइफ है कौन है, मेरे को ना ये पता कि मेरे बच्चे कौन है, तो मैं किसके लिए करप्शन करूंगा? मेरा अटैचमेंट ही नहीं है किसी की तरफ, तो मेरी लॉयल्टी जो है वो सिर्फ स्टेट की तरफ रहेगी। मैं सिर्फ स्टेट के लिए लॉयल रहूंगा। लेकिन अगर मेरी पर्सनल फैमिली होती है तो मेरी लॉयल्टी जो वो कन्वर्ट हो सकती है, मेरी लॉयल्टी शिफ्ट हो सकती है फ्रॉम स्टेट टू
पर्सनल फैमिली। तो ये शिफ्ट जो है इसको रोकना पड़ेगा, ये रुकेगा ऐसे ही कि पर्सनल फैमिली ही ना हो। वाइफ जो होगी वो सबकी होगी, कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है, और बच्चा जब पैदा होगा तो वो उसको उठा के नेशनल सेंटर्स में, जो केयर टेकिंग सेंटर्स होंगे, वहां पे उनको रखा जाएगा। स्टेट उनको पालेगा, वो स्टेट की प्रॉपर्टी होगी, आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। मैंने अपने बच्चे को कभी देखा ही नहीं तो मेरा अटैचमेंट ही नहीं होगा उससे, मेरे को पता ही नहीं, लेना देना ही नहीं कुछ, तो फिर करप्शन भी नहीं होगा सोसाइटी में, और मेरी लॉयल्टी जो है स्टेट के प्रति बनी रहेगी। ये है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स का उनका। कंट्रोवर्शियल आइडिया है, सही बात है, आज भी अगर किसी को भी बोलेंगे तो ये अपने आप में बड़ा सुनने में अजीब है। मीन टू क्रिएट यूनिटी बट सीम्स स्ट्रेंज टुडे। ये यूनिटी तो क्रिएट हो जाएगी इससे, कोई चांसेस नहीं उससे हो भी कि नहीं। उस जमाने में प्लेटो ने ऐसा आइडिया दिया, मतलब इसीलिए प्लेटो को बोला भी क्या जाता है, यूटोपियन बोला जाता है। यूटोपियन थिंकर है। यूटोपियन मतलब कल्पनाओं में चलते हैं, जो कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं ना, प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर। ऐसा प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है ऐसा होना, तो इसलिए उनको कल्पनाओं की उड़ान भरने वाला, बैठ के आराम से चेयर पे बैठ के सोचने विचारने वाला व्यक्ति, उनको यूटोपियन बोला जाता है। अब आता है आइडियल स्टेट क्या होगी अकॉर्डिंग टू प्लेटो। व्हाट इज आइडियल स्टेट? प्लेटोज आइडियल स्टेट हैज थ्री क्लासेस। एक होंगे रूलर्स होंगे, एक रूलर्स होंगे वाइस फिलोसफर हु मेक डिसीजंस। दूसरे होंगे गार्जियंस, जो वरियर होंगे, यानी कि वो प्रोटेक्ट करेंगे सरहदों को, सीमाओं को, जिनके पास वेलोर है, जो बहुत ब्रेव है। वो कौन होंगे? वो प्रोटेक्टर्स होंगे, यानी कि वो गार्जियंस। और तीसरे होंगे प्रोड्यूसर्स होंगे, जो फार्मर्स, आर्टिशियन, ये सब लोग बिजनेस करेंगे, जो यानी कि धन जनरेट करेंगे, वेल्थ जनरेट करेंगे। जहां पे नो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ वाला, जैसा भी मैंने डिस्कस करा ना, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ होगी फॉर रूलर्स और गार्जियंस टू अवॉइड ग्रीड। यानी क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट फैमिली ही नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो मन में लालच भी नहीं आएगा, तो उनकी लॉयल्टी जो बनी रहेगी वो स्टेट के प्रति बनी रहेगी। एवरीवन वर्क्स टुगेदर फॉर हार्मनी के लिए काम करेंगे। प्लेटोज स्टेट इज लाइक ए वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम वेयर एवरीवन हैज ए जॉब। सिंपल ये है। तो ये होगी प्लेटो की आइडियल स्टेट। कौन सी होगी? कि जहां पे हर कोई व्यक्ति वही काम कर रहा होगा जिसमें वो परफेक्ट है, जिसमें जिसके लिए वो बना है। तो यानी कि रूलर वाइस, जो फिलोसफर होगा वही रूलर होगा, और गार्जियन कौन होगा? ब्रेव वरियर जो होंगे वही गार्जियन होंगे, यानी कि जिसको काम उसी को साझे। और प्रोड्यूसर जो होंगे मतलब वो ये काम कर रहे होंगे, और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो ताकि उनके अंदर ग्रेड भी जनरेट नहीं होगा, और सोसाइटी, उनकी लॉयल्टी जो है वो बनी रहेगी। तो इसको उन्होंने बोला ये हो सकते है परफेक्ट सोसाइटी, ये आइडियल स्टेट। अब ये होएगी कैसे? ये होएगी कैसे उन्होंने बता तो दिया, आइडियल स्टेट। तो इस आइडियल स्टेट को बनाएगा कौन? फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग। रूलर्स मस्ट बी फिलोसफर हु अंडरस्टैंड ट्रुथ, क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड है। वो फिलोसफर किंग, उसने बहुत एजुकेशन गेन करी है, और वो सब सत्य की खोज उसने कर लिया, वो सच जानता है, उसने विजडम गेन कर लिया है। तो वो फिलोसफर किंग जो है ना, वो ही समाज में न्याय स्थापित कर पाएगा। तो वो फिलोसफर किंग जो है वही आइडियल स्टेट बना पाएगा। ट्रेंड इन फिलोसफी, मैथ्स, लॉजिक्स, इन सब चीजों में ट्रेंड है। उसने एक बहुत लंबी चौड़ी मतलब पढ़ाई पढ़ी है, 50 साल की उम्र तक। क्वालिटीज है उसमें, वो वाइस है, वो फेयर है, सेल्फलेस है, उसके अंदर सेल्फ नहीं, मतलब कोई लालच नहीं है उसके अंदर, फोकस्ड है ऑन द कॉमन गुड्स पे। प्लेटो बिलीव्ड ओनली फिलोसफर्स कैन रूल विदाउट करप्शन। जो फिलोसफर है ना, वही करप्शन के बिना मतलब रूल कर सकता है, बाकी सब लोग, क्योंकि करप्शन तो हमने देख ही लिया। अभी तक एथेंस में लोग एजुकेटेड थे नहीं, वहां पे डेमोक्रेसी थी, तो उसका नतीजा क्या हुआ? एकदम भ्रष्ट सरकार थी। और जो एक्चुअल में एजुकेटेड व्यक्ति वहां पे था, इतना बड़ा महाज्ञानी, उसको तो उन्होंने मतलब सजा दे दी, उसको तो हेमलॉक पिला के मार दिया। तो ये क्रिटिसाइज करते हैं यानी कि डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी को तो बिल्कुल फेवर करते नहीं। तो वो फेवर कर किसको रहे? एक तरीके की डेस्पोटिज्म को, एक तरीके की तानाशाही को। लेकिन फिलोसफर किंग का राज होगा। किंग तो होगा, राजतंत्र को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो राजा जो होगा ना बहुत पढ़ा लिखा होगा। Plato believed only philosopher can rule without corruption. Plato's philosopher king is like a doctor for society knowing what's best. ये philosopher king है ना, जो प्लेटो कहता है कि ये उस डॉक्टर के लिए उस डॉक्टर की तरह है जो जानता है कि शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। या इलाज जैसे एक डॉक्टर कर सकता है ना शरीर का, ऐसे ही सड़े गले समाज का इलाज जो है वो फिलोसफर किंग ही कर सकता है। अंडरस्टैंड? अब प्लेटो ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, पूरा हमने उनका दर्शन
इतना आसान तो नहीं है इनको समझना, बट थोड़ा कंसाइज करके हमने कोशिश करी है 1 घंटे में करने की। अब क्रिटिसिज्म से परे कोई व्यक्ति होता नहीं, क्रिटिसिज्म इनका भी होगा। चैलेंजेस टू प्लेटोज आइडियाज, अब इनके जो आइडियाज है उनको भी चैलेंज मिलता है। आइडियल स्टेट टू परफेक्ट इग्नोरर ह्यूमन फ्लेव्स एंड डाइवर्सिटी, ऐसा हो नहीं सकता है ना, इतना ज्यादा कोई इतना महाज्ञानी, इतना ज्यादा मॉरल्स, इतने हाई क्वालिटीज किसी में मिल नहीं सकती। फिलोसफर किंग्स एलिटिस्ट अज्यूम्स फिलोसफर्स आर ऑलवेज गुड, यानी कि फिलोसफर्स जो होंगे हमेशा सही होंगे, ये अपने आप में थोड़ा सा भ्रामक लग सकता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे देश में, एक बहुत मतलब महान सुल्तान हुआ है हमारे देश का दिल्ली सल्तनत में, मोहम्मद बिन तुगलक। हाईली क्वालिफाइड मैन, बहुत नोबल बंदा, मतलब बहुत पढ़ा लिखा, पता नहीं कितनी किताबें उसने पढ़ रखी थी और क्या क्या कर रखा था, बहुत डिग्रियां थी उनके पास, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति। बट इतिहास उनको बहुत अच्छे कामों के लिए नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते थे। पढ़े लिखे तो बहुत था, लेकिन ऐसे ऐसे फैसले लिए तो उनको सनकी बोला जाता था। कैपिटल शिफ्ट कर दी दिल्ली से दौलताबाद, पैदल पैदल लेके जा रहे हो, फिर वहां से फिर वापस लेके आ रहे हो। इकोनॉमिक रिफॉर्म करे, वो कुछ खास चल नहीं पाया, अपनी मर्जी से मतलब जो मर्जी फैसला ले लेते थे, जबकि बहुत पढ़े लिखे थे वो। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो फिलोसफर किंग जो होगा वो हमेशा सही होगा, इस बात की कोई खास गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ कुछ शासक रहे हैं हमारे देश में, अकबर के टाइम, अकबर को अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, बट उनके नाम के आगे अकबर द ग्रेट लगता है। नाम लिखना भी नहीं आता था अकबर को, अकबर द ग्रेट है। क्यों? क्योंकि उनके डिसीजंस जो भी उन्होंने कुछ लिए, उससे फायदा हुआ, हमारे देश को कहीं ना कहीं तरक्की करी थी, हार्मोनी थी, सोशल हार्मोनी थी हमारे देश में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी था, जबकि वो व्यक्ति अनपढ़ था। तो प्लेटो का ये वाला जो आइडिया है ना फिलोसफर किंग का, ये हमेशा काम करेगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। थ्योरी ऑफ फॉर्म टू एब्स्ट्रैक्ट हार्ड टू प्रूफ, इसको प्रूव करता। एंटी डेमोक्रेसी, प्लेटो डिस्ट्रस्टेड द मासेस और फेवर करा उन्होंने रूल ऑफ फ्यू, क्योंकि डेमोक्रेसी से तो उनका मोह भंग हो गया था, क्योंकि उनके गुरु को जो है वो जहर पिला दिया गया था, और डेमोक्रेसी में मतलब एथेंस की हार भी हुई थी। तो डेमोक्रेसी से तो उनका हो गया था मोह भंग। वो चाह रहे थे यानी कि कुछ लोगों का शासन होना चाहिए, फेवर्ड रूल बाय फ्यू, कुछ लोग करेंगे और उसमें एक राजा बनेगा फिलोसफर की। तो ये अपने आप में गलत है, ये तो तानाशाही हो गई। तो इसलिए प्लेटो पे कई बार इल्जाम लगाया जाता है। कार्ल प्रॉपर करके बाद में आएंगे मॉडर्न टाइम में, कार्ल प्रॉपर वो कहते हैं प्लेटो को क्या शत्रु है, प्लेटो को एनिमी ऑफ द फ्री सोसाइटी बोलते हैं, वो एनिमी ऑफ द फ्री सोसाइटी, यानी कि मुक्त समाज का शत्रु बोलते हैं वो प्लेटो को, मुक्त समाज का। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्लेटो तो उसको मना कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाई राजा का शासन होना चाहिए, यानी कि तो राजा का शासन, तो उसको तो आज के टाइम में तानाशाही बोला जाता है। तो कार्ल पॉपर कहता है कि वो तो आजादी, लोगों की आजादी छीन के उनको सिर्फ लॉयल्टी उनकी की बात कर रहा है, स्टेट के प्रति उनके राइट्स की कहीं बात ही नहीं करी, ड्यूटीज ड्यूटीज, ये हमने देखा भी। तो प्लेटोज आइडियाज वर ब्रिलियंट बट टफ टू अप्लाई इन रियल लाइफ, है ना। आइडियल डजंट वर्क इन रियल लाइफ ऑलवेज, समटाइम्स इट वर्क समटाइम्स नॉट। तो ये था प्लेटो, कंक्लूजन इसका थोड़ा देख लेते हैं। प्लेटोज आइडियाज ऑन जस्टिस, एजुकेशन एंड ट्रूथ इन्फ्लुएंस मॉडर्न फिलोसफी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं वो। हिज एकेडमी इंस्पायर्ड यूनिवर्सिटीज एंड लर्निंग टुडे। और प्लेटोज आइडियाज आर लाइक ए गाइड फॉर थिंकिंग अबाउट बेटर वर्ल्ड के लिए, मतलब जब भी हम एक बेटर वर्ल्ड की कल्पना करेंगे तो हम प्लेटो के बारे में जरूर बात करेंगे। बेशक उनको कितना यूटोपियन बोल लिया जाए या फिर कितना ये बोल लिया जाए कि वो ज्यादा आइडियलिस्ट है, बट हाँ उनके आइडियाज आज भी कहीं ना कहीं पढ़े तो जाते हैं, रेलेवेंट तो है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम टेकअप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।